नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके ITI मंत्रा यूट्यूब चैनल में। CPRI टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने हैं, साथ ही बार्क एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्लासेज शुरू हैं। आज हम जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। एक क्लास से आपको लगभग जनरल अवेयरनेस के 150 से ज़्यादा नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार्क प्री एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही CPRI वाली मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें। ये वो प्रश्न है जो बार बार आते हैं, हाई एग्जाम में आ चुके हैं, लो एग्जाम में आ चुके हैं, 10th से आपकी बड़ी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम तक पूछे जाते हैं। ITI के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपके भी आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर की उम्मीद आपसे है। बार्क वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, साथ ही CPRI और बार्क दोनों की टेस्ट सीरीज की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यह है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी गांधी जी के आंदोलनों से संबंधित है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आज इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम खत्म कर देंगे। क्या है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लिया गया। पहले तो हमें पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये दोनों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा शुरू कब हुआ। असहयोग आंदोलन मैं लिखूँगा असहयोग, और ये शुरू कब हुआ ये भी आपको सीखना है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम की बचत हमें भी करनी है। शुरू हुआ था आपकी ये, इसकी डेट है आपकी शुरू होने की 5 सितंबर 1920। 5 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था, और ये इसे वापस लिया गया या ख़त्म कर दिया गया, ये आपके हैं। आपको याद रखना है, डेट वही पूछी गई है 12 फरवरी। तो मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा 12 फरवरी 1922 को, यानी कि लगभग ये 2 साल आंदोलन चला था। तो कंप्लीट यही आपको ख़त्म करने की वजह क्या थी? तो चोरा चोरी हत्याकांड हो चुका था गोरखपुर में, आपको याद होगा। तो उसी की वजह से ये आपके बंद करना पड़ा। और चोरा चोरी आपसे पूछे कि कब हुआ चोरा चोरी घटना, चोरा चोरी घटना कब हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डेट है आपकी 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, और इसके बाद ही आपकी ये आंदोलन वापस लिया गया। पहले आपको ध्यान रखना है ये आंदोलन पहला जन आंदोलन है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है कि पहला जन आंदोलन कौन सा है। तो मैं लिख के आपको दे देता हूँ, पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन है ये देखिए, आपको ध्यान रखना है पहला जन आंदोलन कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन है। इसके बारे में ध्यान होगी। फिर गांधी जी ने किया था चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में शुरू हुआ था, और पहला सत्याग्रह था। ऐसा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण, ध्यान रखना है। बारदोली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि बारदोली क्या है। तो बारदोली भी याद कर लीजिए, टाइम तो कम है, हालांकि मैं आपको एक एक टॉपिक करवा रहा हूँ, तो वो भी आपको साथ में लिखने हैं। क्या है? बारदोली कब हुआ? 1928 में। पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आपके नज़दीक है तो याद हो जाएगा। स्पीड से क्लास आप देख सकते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व आपके किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में सरदार पटेल, सरदार पटेल ने किया है। और इसी आंदोलन के बाद महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी है। तो पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? महिलाओं ने दी है। बारदाली सत्याग्रह के बाद मिली है, महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। फिर आपसे पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत छोड़ो ये आंदोलन की तारीख पूछी जाती है डायरेक्ट इनकी, तो मैं लेके आया हूँ एक साथ, और एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। 8 अगस्त आपकी क्या है 1942, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछे, यानी कि उस टाइम इस आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, वो ध्यान रखना है। फिर एक और गांधी जी ने आंदोलन किया था, वो था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आप ध्यान रखें 12 मार्च 1930 को। तो 3 आंदोलन ध्यान रखने, सविनय अवज्ञा 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942,
और एक है आपकी असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920, 1920, 1930 और 1942। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए आपसे पूछा है कि असहयोग वापस कब लिया, तो असहयोग मैंने ये रहा आपको करवाया है, ये रहा असहयोग, और वापस लिया है कब, खत्म किया है 12 फरवरी 1922 को। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है फरवरी 1922 का, तो हम वही करेंगे। अब आपको डेट पूरी ध्यान रखनी है, कभी उन ऑप्शन में 1922 मिलेगा, कभी फरवरी 1922 मिलेगा, कभी 12 फरवरी 1922 मिलेगा। तीनों आपको ऑप्शन ध्यान रखने, पूरा ध्यान रखिए, आपके आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब इसे आगे पढ़ते हैं। त्रिपुरा सरकार द्वारा 1 मई 2022 को शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तक संचालित थी, यानी कि ये आपके करंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है। पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति शुरू की गई थी 1 मई 2022 को, और ये कब तक चली है वो आपसे पूछा है। तो इसकी डेट है आपकी 20 मार्च 2023 तक ये छात्रवृत्ति चली है, यानी कि इसकी 1 महीने की डेट रखी गई है, साल की लगभग 1 साल से कम की ये डेट रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शुरू की गई खत्म की गई, ये है 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन में दे रखी है, एक ऑप्शन में आपसे पूछ ली है। अभी अभी एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे, निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ विवर्तनिक यानी कि आपके टेक्टोनिक प्लेटों की गति से संबंधित नहीं है। अब देखिए पृथ्वी के अंदर में विवर्तनिक प्लेटें होती हैं, जिनकी जो संरचनाएं होती है वो एक प्रकार से प्लेटों की तरह होती है। यदि उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है या आकस्मिक परिवर्तन होता है तो पृथ्वी में भूकंप हमें महसूस होता है। देखिए भूकंप आएगा यानी कि पृथ्वी हिलेगी तो वो प्लेटें हिल सकती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भूकंप आया तो उन प्लेटों में हिलने की वजह से आया है। पृथ्वी के अंदर गर्भ में है तो प्लेटें हिलती हैं तो भूकंप आता है। भूस्खलन यानी कि मान लेते हैं कि किसी पहाड़ के नीचे से प्लेट हिली है, 2-4 प्लेटें, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि वो प्लेटें हिली हैं तो पहाड़ में एक भूकंप टाइप का आया है और वो पहाड़ गिरा है, यानी कि भूस्खलन हुआ है। लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं ना जिसे, वो हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट यानी कि समुद्र में किसी प्लेट, कोई प्लेट भू के गर्भ में है और समुद्र के नीचे वाली प्लेटें यदि हिलती हैं तो आपकी ज्वालामुखी भी फट सकती है। लेकिन सूखा पड़ता है ना, ये किसी भी प्रकार की प्लेट से नहीं है, सूखा बाहरी है, यानी कि इसका पृथ्वी के नीचे से कोई संबंधित नहीं है, यह बारिश नहीं होने की वजह से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको करना है कि सूखा है ना, ये विवर्तनिक प्लेटों की गति से संबंधित नहीं है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था और आप कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से यानी कि में से गुजरने वाली भारत की मानक व्यामोत्तर रेखा, याद कर लीजिए मानक व्यामोत्तर रेखा इस प्रकार से आपकी, इस रेखा का नाम है व्यामोत्तर रेखा पर का समय पूरे देश के लिए मानक रूप से माना जाता है। तो किस जगह से गुजर जाती है, यूपी के, तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो है एक स्थानीय माध्य समय मानक स्थित करने के लिए समय और स्थानीय रूप से चुने गए देशांतर का उपयोग करने के बजाय मानक समय रेखा का आपको मध्याह्न रेखा पूछा जाता है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये लिखा है मतलब ईस्ट देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। पूछी जाती है इसकी डिग्री और मिनट, तो 82 डिग्री 30 मिनट, और यही पूरे देश के लिए मानक समय है। पूरे देश के लिए मानक समय पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणकों में मानक मध्याह्न रेखा का चयन करने के लिए विश्व के देशों के बीच एक सामान्य समझ है। आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना आगे है पूछा है तो आपको ध्यान रखना, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो ये पूछी जा सकती है। अभी आपसे पूछ लिया है कि क्या नाम रे, कहाँ से जाती है, यूपी के, तो ये आपकी यूपी के मिर्ज़ापुर से जाती हैं। कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर विशाल सीमा के कारण एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में 7 समय क्षेत्र हैं, रूस में भी आपने पढ़ा होगा ज़्यादातर समय क्षेत्र है। भारत में एक है जिसे कोलकाता के नाम से 5:30 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो 7 अलग अलग टाइम जोन हैं, यानी कि रूस में यदि कोई जाता है तो उसे 7 प्रकार की घड़ियाँ पहननी पड़ती है, आपने सुना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका में भी इन्होंने कहा है कि 7 समय क्षेत्र है, यानी कि टाइम जोन है।
बस ये इसका आंसर हो गया मिर्ज़ापुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में भारत की जनगणना कितने चरणों में हुई? ये क्वेश्चन आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। 2011 की जनगणना से पहले मैं आपको जनगणना के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। पहली जनगणना आपकी कब हुई थी? तो ये मयो के काल में हुई थी। आई थिंक मैंने यहाँ लिखा होगा, नहीं लिखा क्या? तो मयो के काल में ये जनगणना हुई थी, पहली जनगणना। उसके बाद अब तक टोटल 15 बार जनगणना हो चुकी है। तो अब तक आपकी कितनी जनगणना हो चुकी है? 15 बार। 2011 की जनगणना 2 चरणों में कंप्लीट हुई थी और इसके 2 चरण आपको ध्यान रखने कौन कौन से हैं। 2011 की गणना कितने चरणों में हुई थी? तो ये आपके 2 चरणों में पूरी तरह से विभाजित है। पहला चरण हुआ था अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 और दूसरा हुआ था आपके 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक ये आपकी जनगणना कंप्लीट हुई थी 2 चरणों में। आपसे रिक्वेस्ट है, बार्क प्री एग्जाम की लिंक दे रखा है टेस्ट सीरीज का, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। साथ ही CPRI टेक्नीशियन के लिए भी टेस्ट सीरीज बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कर दीजिए। आगे है आपके निम्न में से किस वर्ष में भारत सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को भारत की शास्त्रीय भाषाएं चुना? पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है। तो कुल आपके 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है वो वाली पढ़ लीजिए। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया बोलते हैं ना उसे। तो ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 5 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम आपके यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है और ओडिया को 2014 में। तो आपसे पूछा है कि कन्नड़ और तेलुगु को कम शामिल किया गया, तो ये रहा इसका आंसर। 2008 में इन्हें शामिल कर लिया गया, शास्त्रीय भाषाएं घोषित कर दी गई। अब यहाँ लिखा है संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाला नोडल मंत्रालय है। पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय भाषाओं के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? आपके संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में 6 भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने तमिल को 2004 में आपकी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया, वो मैंने आपको वहाँ बता दिया है। फिर इन्होंने लिखा है भारत में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र है और 6 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 2005 में संस्कृत को, 8 में कन्नड़ और तेलुगु को, मलयालम को 2013 में। तो यहाँ आप कंफर्म कर सकते हैं 2013 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 2013 में इसे शामिल किया गया। मलयालम को पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2014 में उड़िया को शामिल किया गया है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस दे दिया है। 2008 में कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, 2008 में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा और 2013 में मलयालम को। कंप्लीट वही बातें, कभी किसे शास्त्रीय भाषा बताया गया है, इसे मैंने बार बार लिखा है, तो आप पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सी भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे सामान्य भाषा है? तीसरी सबसे सामान्य भाषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्लीट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले नंबर पर कौन सी है मैं बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पर आपकी आती है हिंदी। हिंदी के बाद कौन सी भाषा आती है? तो आप कहेंगे बंगाली। सोची ना होगी आपने। पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बंगाली और तीसरे नंबर पर आपकी आती है मराठी। महाराष्ट्र में बोली जाती भाषा है। और आपकी इसकी रेशियो बताऊं कितने पॉइंट है? 6.86%। 2011 की जनगणना के अनुसार इतने % लोग हैं जो इसे बोलते हैं। तीसरी भाषा बन गई है। और भी आगे यहाँ आपको सीखने को मिलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरे से अधिक तो ये आपके चौथे नंबर पर पूछे तो ये आपके तेलुगु होगी ना। चौथे नंबर पर कौन सी भाषा है? तो तेलुगु आपके चौथे नंबर पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने कहा है कि मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र के गोवा में अधिक आपकी सह आधिकारिक भाषा है। 22 अनुसूचियाँ, भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं को एक से एक है, यानी कि भारत में टोटल कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। राजस्थानी को दर्जा नहीं मिला हुआ है क्योंकि आप बोलते ही नहीं हैं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट मैंने एनालिसिस यहाँ करवा दिया है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबसे एकदम इजी क्वेश्चन बोले तो 12 जनवरी आपका आंसर है।
फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ये आपको पता होगा। स्वामी विवेकानंद याद होगा ना आपको, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट डेज की क्लास लगा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? इस वृद्धेश्वर मंदिर का एक और नाम है, उसे बोलते हैं राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऐसा क्वेश्चन आने पर भी आपको ध्यान रखना है, चोल वंश ने वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। अब देखिए तंजौर का कब कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तंजौर में स्थित है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर चोल वंश द्वारा बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण चोल स्मारक भी यही मंदिर है। वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य में तंजावुर में स्थित है। सारे क्वेश्चन आपको एक लाइन के रूप में मिल रहे हैं, तो पढ़ लीजिए। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1000 AD, ये आपको ध्यान रखना है। और यह भुवनेश्वर के राजरानी मंदिर का समकालीन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस मंदिर का समकालीन है। ऐसे क्वेश्चन आते तो कम है लेकिन आ सकते हैं। कंदारिया महादेव जी का मंदिर किसने बनाया? 999 में राजा धनदेव ने बनवाया। यह चंदेल वंश का शासक था, यानी कि आपके कंदारिया महादेव जी का मंदिर चंदेल राजवंश ने बनवाया। और आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है? भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर का अर्थ है गुफा के महान देवता। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। महामंडप मुख्य होता जहाँ नृत्य प्रदर्शन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपके 23 स्लाइड हो चुकी है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनाया, ये आपको ध्यान देना है। ये मैंने बहुत बार करवाया, आप कमेंट में बताइए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।